Hello everyone, welcome to class. I hope you are good and fine. Today we are discussing about a HP Tech non-medical previous year paper, chemistry section 12 12 बोल रही हूँ 2014। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये कंपेयरिंग हम बात करें तो 12 और 13 उनके कंपेयर में इस पेपर में थोड़े से न्यूमेरिकल देखो कंपैरिजन करना भी जरूरी है क्योंकि इससे आपको एनालिसिस लगेगा, पता लगेगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो टॉपिक हमेशा सेम है, जब से 2012 का टॉपिक सेम है, बट उनमें मॉडिफिकेशन कर दी गई है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, वो टॉपिक पकड़ोगे, तो आपके कंसेप्ट ऑलरेडी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बात करें अभी के पेपर में। अभी के पेपर में थोड़ा सा न्यूमेरिकल, और क्योंकि जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वही इस चीज को क्वालिफाई कर सकता है। बाकी दो पेपर ऐसे थे कि अगर हम हाँ बेसिक चीजें पढ़िए तो हो जाएगा क्वालिफाई, बट इसको देख के ऐसा नहीं लगता है। इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग मतलब 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। हर बार पेपर में जितनी बार पेपर दोगे वैसा होगा ही होगा, बट कुछ बार कॉमन सी चीजें आ जाती हैं, कई बार कुछ भी नहीं आता ऐसा 4-5 नंबर का, तो हम बोलते हैं इजी पेपर है, और 4-5 नंबर का थोड़ा अलग पूछ लिया तो वो है उसी टॉपिक में से, कोई नए टॉपिक नहीं है, बट वही है स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लिया तो हम कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया तो हम स्टक कर जाते। सो चलिए बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। और प्रीवियस ईयर पेपर तो अगर आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम, अगर रियली बोलूं तो ये तो आपको अच्छे से कमांड होनी ही चाहिए। अगर आपकी कमांड नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन की 2014 की। क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको कोई इश्यू ना आए। तो चलिए बात करते हैं एचपी टेक नॉन मेडिकल का प्रीवियस ईयर पेपर केमिस्ट्री सेक्शन 2014 का। इसमें आता है फर्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हेल्प, देखो बायो का क्वेश्चन आ गया है। O2 इनटेक इन ह्यूमन, ऑक्सीजन कैसे फ्लो करती है ह्यूमन की बॉडी में, कौन इसमें मदद करता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ये तो आपको पता होगा, राइट। ब्लड में क्या होता है, एचबी होता है। एचबी में भी कोर एलिमेंट क्या होता है ये पूछा गया है, तो एचबी का भी कोर एलिमेंट आयरन होता है। बोलते हैं ना आयरन खाओ, खून की कमी है, ये है वो है, तो आयरन का यूज करो, तो इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, वैसे तो ऑक्सीजन का सप्लाई ब्लड करता है। ब्लड का रेड कलर होता है आरबीसी का, क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का सेंटर एलिमेंट है आयरन, जो कि इसको कैप्चर करने में मदद करता है। मैग्नीशियम की बात करें, आपने पिछले पेपर में देखा होगा, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट की बात की गई थी कि जो उसमें पाया जाता है प्लांट में, वो उसका क्लोरोफिल का कोर एलिमेंट मैग्नीशियम है। तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग टेबल द परसेंटेज अबंडेंस इन डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ मैग्नीशियम, इसकी देखो एवरेज हमें हमेशा निकालनी है। तो एवरेज परसेंटेज है तो हम 79 का 100%, 100% का 79 कितना होता है, ये सब कुछ निकाल देंगे और उन सबको प्लस कर देंगे। वो याद दिया गया है, ठीक है, इंटू किया और इनको प्लस कर दिया, तो एवरेज निकला हमारे पास 24.32। जब एवरेज की बात की जाए तो एवरेज में आप सभी को प्लस कर दोगे और उसके बाद कैलकुलेशन करोगे। राइट आंसर इसमें कौन बन गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन ना एक ही चैप्टर से आगे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब बात करें, बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू शो ए मोस्ट पोलर करेक्टर। पोलर करेक्टर तो समझेंगे पहले क्या होता है। पोलर होता है जहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो, दोनों साथ में हो और दोनों में डिफरेंस ज्यादा हो, तो वो मोस्ट पोलर गिने जाते हैं। और इसे मेजर कैसे करते हैं, इसे हम डाइपोल मोमेंटम एक कंसेप्ट आता है उससे मेजर करते हैं। डिस्टेंस देखेंगे, यूज म्यू से इसे डिनोट करते हैं, क्यू मैग्नीट्यूड एंड डी डिस्टेंस,
हम मेजर करते हैं किसी का भी और उसके थ्रू इसे कैलकुलेट किया जाता है। सो इन सब में सबसे ज्यादा जो बात करें, सो कार्बन एंड ऑक्सीजन यानी ऑप्शन डी, राइट, डिफरेंस जो रहता है। सो ये याद रखना है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की गई हैं चीजें, आप इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जो कि आपकी मदद करेगी। देखो जैसे ही क्लास खत्म होती है आप अब बोलोगे कितने क्वेश्चन याद रखे। देखो जब अभी पढ़ लिया, वीडियो लगा ली, अच्छे से समझ लिया, उसके बाद एक बार गो थ्रू हो इसकी पीडीएफ से, गो थ्रू होंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। गो थ्रू नहीं होंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ नहीं आएंगे, राइट, मतलब भूल जाएंगे, मेरी ये बोल सकते हैं। देखो अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन है, बॉन्ड एंगल पूछा है, ठीक है, हाइड्रोजन, तो इसमें दो लोन पेयर होते हैं जिसकी वजह से इसके बॉन्ड में फर्क पड़ता है। तो इसका जो बॉन्ड बनता है वो 104 है, 180 नो, लेस देन 180, 109, सो इस पे भी आप करेक्ट नहीं करोगे, लेस देन यहाँ पे 109 बट ओवर 9, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी अब वाटर की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है, वाटर की डाइपोल मोमेंटम बहुत बार पूछी जाती है। डाइपोल मोमेंटम आप जब गूगल पे सर्च, देखो जो क्वेश्चन पूछती हूँ माना आपको नहीं आता, गूगल पे सर्च करो। जब हम गूगल पे सर्च करके कोई चीज करते हैं ना तो हम तीन चार चीजें और सीखते हैं जो कि हमारी बहुत मदद करती है अंडरस्टैंडिंग में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो फिर से हाइब्रिडेशन वाले मतलब केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ गया है, लिख लो, चार पांच पेपर करो और टॉपिक्स को लिख लो कि ये चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो व्हाट वुड बी शेप ऑफ ClF3, इसके लिए ना पीरियोडिक टेबल तो आपका ना, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम, केमिस्ट्री है तो पीरियोडिक टेबल तो करना पड़ेगा, बिना उसके बात नहीं बनेगी। तो आप पीरियोडिक टेबल पे कमांड बना लो, उसके बाद देखना, और देखो जिस जिस जो सिंगल एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे और उसके बेसिस पे उसकी शेप को डिफाइन करेंगे। जैसे कि sp है तो लीनियर शेप है, sp2 है तो ट्रायगोनल, sp3 है टेट्राहेड्रल। फिर ये अब इतने सारे मॉलिक्यूल है हमारे चारों, हो सकता है इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम्पल पूछा जा सके। इसके लिए आपके कमांड आपके हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। कौन बनता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, इंटरमिक्सिंग भी होती है तो किसके साथ होती है, तो याद रखिएगा ये जैसे क्लोरीन है, ये चार है, ये फ्लोरीन, तो ये टी शेप बनाता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और लोन पेयर क्या बनता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, एक कम होता है लेस रहता, तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया तो ये टी शेप बनाएगा। और लोन ऑर्बिटल तब बनते हैं जब वो सेल्फ बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following true according to given reaction, देखो N2 को O2 के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, 2NO बन गया, डेल्टा H की वैल्यू आ गई, डेल्टा H क्या होता है, एंथैल्पी, ये आपको पता है यार, H क्या आ गया, तो H होता है एंथैल्पी, जो कि वैल्यू आई 43.2, ठीक है, किलो कैल्विन पर मोल। सो अब ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन की गई है। जैसे कि आप हाइड्रोजन है, मतलब मॉलिक्यूल है, टू मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, 23.6 किलो कैल्विन पर मोल रहेगी वैल्यू। सो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट होगी क्योंकि हीट एब्जॉर्ब टू द मास, राइट, नॉट मास N2, नॉट NO। स्टेटमेंट बी भी इनकरेक्ट होगी क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि बिकॉज इट रिलेटेड टू हीट एब्जॉर्ब टू ए मास, तो अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द ट्रू पूछा है इसमें, तो सी, जैसे कि 32 ग्राम बोला है, सो ये भी देखो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट स्टेटमेंट हीट इज कंज्यूम व्हेन 32 ग्राम react but balance equation show 1 mole of O2, right, सो इसमें
क्या आ जाएगा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन O2, 2 इंटू 21 करेंगे तो नॉट 23.2। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा बन जाएगा? सो हीट, जैसे हीट है ना, हीट से रिलेटेड है कंसेप्ट। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी इसका करेक्ट बन जाएगा, क्योंकि बाकियों में क्या हो रहा है, इसमें पूछा गया है कौन करेक्ट है, बाकियों में कंजम्पशन हो रही है, तो वो चीज अलग चीज होती है, ठीक है। तो मतलब किसके थ्रू हो रही है, एनओ के थ्रू। इसके लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, गिब्स वाले कंसेप्ट में, मतलब आपका जो थर्मोडायनेमिक्स वाले कंसेप्ट हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा यू क्या है, वो कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि क्या बोला गया किसमें। तो ये स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखिएगा, क्यों नहीं है, क्या है, क्योंकि 2NO बन रहा है, ठीक है। सो नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम थर्मोडायनेमिक्स से है। डिटरमाइन द एंट्रोपी ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ गिवन रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आपको कोई, या तो आपने थोड़ी सी हिट दे दी, बाकी हो रहा है कंटिन्यू, राइट। दूसरी चीज की डिटरमाइन द एंट्रोपी टू स्पॉन्टेनियस ऑफ ए गिवन रिएक्शन। क्या है, एंट्रोपी होता है रेंडमनेस। याद रखिएगा जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है तो रेंडमनेस हमेशा ही इंक्रीज करेगी, रेंडमनेस के साथ कोई भी वो नहीं होगा। The reaction involves a solid reactant producing solid and gas that increase the number of a gas molecule. Obviously बढ़ेगा। Delta G positive, the reaction non-spontaneous। देखो डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यानी ये पॉजिटिव है, ठीक है। सो याद रखिएगा जो स्पॉन्टेनियस एंड इंक्रीज रहेगी वैल्यू, ठीक है, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ने की बात की गई है ना। सो याद रखिएगा। और इसमें एंथैल्पी की बात की गई है, एंथैल्पी एंट्रोपी ये इकट्ठे मिलके गिब्स का कंसेप्ट बनाते हैं। सो इन दोनों के कंसेप्ट को याद रखना है, एक स्पॉन्टेनियसली बिहेव करता है और एक नॉन स्पॉन्टेनियसली बिहेव करता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द वे कैटलिस्ट वर्क। कैटलिस्ट होता है रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, तो रिएक्शन को स्पीड करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन स्पीड में होगा, राइट। तो डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, concentration of a glucose in blood is approximately 90 mg per ml 100 ml. What is the molarity of a glucose? मोलर मास ग्लूकोज का निकाल लिया, ठीक है, दे दिया इन्होंने 180। तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे लीटर में, 0.9 अपॉन 180 से कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 0.0 मोल पर लीटर, या हम मोलर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो यानी हमारे पास 0.0 मोल वैल्यू रह जाएगी। ये आपके फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, नेक्स्ट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी न्यू प्रेशर इफ 100 ml gas sample at 380 mm Hg is expanded 100 ml with no change in temperature। यानी ये ना लॉस के ऊपर है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके ऊपर। सो याद रखिएगा, इज एक्सटेंडेड टू 100, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बारे में कौन बात करता है, बॉयल्स लॉ, राइट। सो आ जाएगी वैल्यू P1 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P2 की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। सो वॉल्यूम आपको पता है, ये वैल्यूज दी है, और 180 mm, मतलब जैसे कि ना अगर आपको कैलकुलेट करने आ रहा तो जैसे ये लिखा P1 V1 P2 V2। अब देख लो इनमें से कौन सी चीज नहीं दी है, जो नहीं दी होगी वो इधर रह जाएगी, दूसरी चीज चली जाएगी। तो इस साइड आ गया आपका P2 की वैल्यू निकालनी है ना, P1 ये P2,
V1 ये 33, V1 ये, V2 ये, आपका वैल्यू आ गई। कुछ करना था नहीं, तो इसीलिए अब लॉज के फॉर्मूलों को भी याद रखना है। ठीक है, सो ये स्टेट्स ऑफ मैटर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ गेस-लुसाक लॉ। देखो 5 लॉज हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट रहेगा, ये चीज बोली गई है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। सो बात करें अभी हम गेस-लुसाक लॉ की, गेस ने दिया था इसे, तो गेस-लुसाक लॉ बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। माना यहाँ पे मैं इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या पार्टिकल होंगे वो फैलेंगे, राइट। तो प्रेशर इंक्रीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इन्होंने बात की है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइप्रोटिक एसिड, ये एसिड एंड बेस का कंसेप्ट है, इसके लिए आपको 10th लेवल के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो बात करें डाइप्रोटिक एसिड की, जो 2 प्रोटॉन को दे सकता है, 2 हाइड्रोजन को दे सकता है। तो H2SO4 है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये दे सकता है, तो ये आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, सेम ये जो डाइप्रोटिक वाला कंसेप्ट है, उसी में मिक्स कर लो, चाहे इसके साथ जोड़ लो, इसमें भी वो कंसेप्ट आते हैं, और या इक्विलिब्रियम वाले सेक्शन से जोड़ लो, राइट। सो नाउ क्वेश्चन इज ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट, इसके मुताबिक एसिड वो थे, ब्राउनस्टेड लोरी का पहले भी आया था, कंजुगेटेड बेस एसिड का। सो एसिड वो जो H पॉजिटिव आयन को देते हैं, बेस वो जो एक्सेप्ट करते हैं। सो क्या आ जाएगा, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कई बार दोनों चीजें दी होंगी, कई बार एक लाइन में एक ही चीज की बात की गई होगी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, water and HSO4 can either accept proton or donate proton, such compound, ऐसे कंपाउंड जो ना तो कोई दे रहे हैं प्रोटॉन को, ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन्हें हम एम्फोटेरिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एम्फोटेरिक। ये भी एसिड एंड बेस से कंसेप्ट है, जो कि 10th लेवल का आपका अच्छे से होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस इज नॉट यूज्ड, किसमें यूज नहीं होती, ठीक है। इट प्रोडक्शन ऑफ ए एमोनिया बाय हैबिट प्रोसेस होती है। वनस्पति घी में तो यूज होती है, क्योंकि वो बनाना होता है उनमें। इन मेटलर्जी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, राइट, यहाँ पे होता है। इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, नो, यहाँ पे नहीं होगा, तो यानी हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट, राइट। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, सो यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया, मेटलर्जी इसमें आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि नॉट ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटलर्जी इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिंग ऑफ एन आंट कंटेन ए फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है ये तो बता दिया। व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू स्किन, ऑब्वियसली फॉर्मिक एसिड होता है तो एसिड डालता है, तो अब उससे करने से क्या होता है, खारिश जैसी हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हम बेस उस पर रख देंगे तो ठीक हो जाए। तो इसमें से बेस कौन है, तो बेस आ जाएगा बेकिंग सोडा, तो हमारा पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर स्पून डिप्ड इन कप ऑफ आइसक्रीम, अगर सिल्वर स्पून को हम डिप करें आइसक्रीम में, तो उसका एंड क्या होगा, तो वो धीरे धीरे, जैसे ठंड में डालते हैं तो वो ठंडा होने लग जाएगा पूरा, गर्म में डालेंगे तो गर्म होने लग जाएगा। तो जब भी सिल्वर या कोई भी ऐसे मेटल है, वो चेंजेस हो रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी में, तो वो मेथड अगर हम बात करें तो उसे हम नाम देते हैं कंडक्शन, राइट। अब बात करें, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। कन्वेक्शन की बात करें, वाटर को हीट करना हो तो कन्वेक्शन, रेडिएशन सन से निकलती है,
Now potash alum can be prepared by mixing dash in equilibrium motion. पोटाश अलम बनता है K2SO4 and Al2SO4 का thrice. यानी option B is the correct. Now going to a next question. On passing through a electrolyte solution, ये हमारे red off section से question है. On passing through a electrolytic solution, cation move. तो cation जो move करते हैं वो किस साइड को करते हैं? तो इसमें राइट आंसर जाएगा टूवर्ड कैथोड विथ स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ एनायन. राइट. नाउ क्लाउड. क्लाउड किसका एग्जांपल है? देखो हमारे पास मिक्सचर आते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्स फेज स्मॉल अमाउंट में, मीडियम लार्ज अमाउंट में. सॉलिड इन सॉलिड सोल बनता है, सॉलिड इन लिक्विड सोल बनता है, सॉलिड इन गैस एरोसोल, लिक्विड in solid gel, liquid in liquid emulsion, liquid in gas aerosol. तो आपको ये सारे याद रखने हैं कि कौन सा लार्ज अमाउंट में है और कौन सा कम अमाउंट में, कौन किसके मिक्सचर में बन रहा है, कौन किसके. ठीक है, ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एरोसोल पता है, स्मोक क्या है, फॉग क्या है, स्प्रे क्या है, मिस्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा, हमारे पास पूछा है नॉर्मल क्लाउड एरोसोल है क्योंकि उसमें डिप है, लिक्विड गैस में डिप है. सो एरोसोल ऑप्शन. तो बाकी और क्या क्या है ये आपको सोचना है. नेक्स्ट, नॉट ए थर्मोसेट पॉइंट. पिछली बार भी आया था क्वेश्चन, मतलब पिछली बार का 2013 का पेपर देख सकते हैं. नॉट ए थर्मोसेट. तो याद रखिएगा अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन है. थर्मोप्लास्टिक होते हैं जो चेंज हो जाते हैं और थर्मोसेटिंग होते हैं. वन नॉट ए थर्मोसेट, बाकी सारे थर्मोसेटिंग है, एक नहीं. तो नायलॉन रोप आदि. ठीक है, बाकी सारे अगर हम इलेक्ट्रिक स्विचेस की बात करें वो बैकेलाइट से बनते हैं. पिछली बार भी थोड़ा घुमा के क्वेश्चन था बट आया सेम ही तरीके से था. मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल पॉलीमर से एक और क्वेश्चन. मोनोमर यूनिट कौन है नेचुरल रबड़ का? तो नेचुरल रबड़ का मोनोमर यूनिट हो जाता है आइसोप्रीन. ठीक है, और सिंथेटिक रबड़ का पूछा जाए तो नियो. दोनों चीजों को याद रखिएगा. ए मल्टीपल केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे स्टेप्स कर रहे हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, द रेट ऑफ ए ओवरऑल रिएक्शन. देखो कई बार क्या होता है ना, मैंने आपको बोला पढ़ना है तो आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बहुत जोर शोर से बहुत सारी चीजें पढ़ ली, याद कुछ नहीं. क्या होता है ना ऐसा, तो बहुत सारी बार ऐसा होता है. तो पहले आप आराम से चलो, चीजों को समझते हुए चलो, जब वो आदत बन जाए माइंड को फिर अगले स्टेप पे जाओ. तो वो आ जाता है, क्या जाता है, लोएस्ट आया. मतलब अगर हम बात करें तो स्लो स्टेप पे डिपेंड है. आराम से चलोगे तो चीजों को समझते हुए चलोगे फिर फास्ट दौड़ सकते हो. ठीक है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल यूज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन में यूज करते हैं ताकि इस रेंज में हम इस रेंज के बाहर ये होगी वैल्यू, इस रेंज के बाहर ये होगी. राइट. तो इनमें से तो कोई भी नहीं होता. ठीक है, तो नन ऑफ दीज. अब कौन होती है गैस ये आपको कमेंट सेक्शन जैसे 20, मतलब ऐसे डायरेक्ट इस 24 का तो आंसर नहीं है ये, बट हाँ ऐसा लिख देना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम कौन क्या लेते हैं. लोएस्ट आयनाइजेशन थेरेपी. आयनाइजेशन थेरेपी होता है जब आप किसी कोई मतलब उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगती है. राइट. आयंस ब्रेक कैसे हो रहे हैं, तो आयन जो ब्रेक हो रहे हैं जल्दी जल्दी टूटेगा जो ज्यादा बड़ा साइज का हो. तो एल्कली मेटल ऐसे रहते हैं. राइट. सो एल्कली मेटल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इनकी लो होती है. इनर्ट तो नोबल गैसेज आ गए, ट्रांजिशन डी ब्लॉक आ गए, हाइड्रोजन हेलोजन 7 गैसेज 17 ग्रुप आ गया. तो 17 ग्रुप कंपेयर टू 1 2 ग्रुप के तो ज्यादा ही आयनाइजेशन थेरेपी को शो करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसेकेराइड यूनिट. छोटे छोटे यूनिट मिल रहे पॉलीसेकेराइड बनाते हैं. ठीक है, सेकेराइड का मतलब शुगर, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? देखो अगर बात करें हम प्रोटीन की तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है.
बट अगर हम बात करें सैकराइड का तो वहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और उसी के थ्रू जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, यही मिलके बड़े बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट कैटनेशन पावर? कैटनेशन पावर का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, तो वो कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्जेंट आर प्रेफर्ड ओवर सोप बिकॉज, क्यों प्रेफर करता है? तो क्योंकि वर्क इवन ये डिटर्जेंट इसलिए यूज करता है क्योंकि ये हार्ड वाटर में भी, साबुन इतना हार्ड वाटर में यूज नहीं होता, बट डिटर्जेंट को हम हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं, इजिली किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, राइट। और आपको पता है सोप सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट उसका फॉर्मूला रहता है और उसका साइड प्रोडक्ट क्या रहता है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर। देखो पहले तो आपको ये सारा ही चार्ट पता होना चाहिए, डेसी क्या है, सेंटी क्या है, मिली क्या है, माइक्रो क्या है, नैनो क्या है, क्योंकि जब केमिस्ट्री का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत छोटी वैल्यू भी मेजर की जाती है और बहुत बड़ी वैल्यू भी मेजर की जाती है, तो हमें ये पूरा चार्ट पता होना चाहिए। तो 1 पिको आ गया 10⁻12। ये भी कई बार पिको पूछा है, कई बार फैम्टो पूछा है, कई बार एटो पूछा है, तो अलग अलग इसी चार्ट से चीजें पूछी जाती हैं और ये भी फर्स्ट चैप्टर में आपका आ जाता है। अब आया हमारा सेकंड चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन। ये है कार्बन, एक है नाइट्रोजन, क्या है? अगर हम बात करें इनमें क्या सेम है, डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है, तो इनमें क्या सिमिलर हो सकता है? तो अगर हम बात करें तो आपको पता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 6, राइट। तो अब इसमें मास नंबर दिया है, माइनस कर देंगे तो 14, एक में 7 से नाइट्रोजन 7 है, सॉरी 7 आ गया और इसका भी 7 आ गया क्योंकि अब 6 वैल्यू है, राइट। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 आ गया, राइट। तो ये इनमें अंदर न्यूट्रॉन नंबर सेम है और जहां पे न्यूट्रॉन नंबर सेम होते हैं उसे हम आइसोटोन्स कंसीडर करते हैं। आइसोटोप्स होते हैं, यहाँ पे लिखा है आइसोटोप्स होते हैं सेम एलिमेंट बट डिफरेंट, उनके एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एलिमेंट है पर डिफरेंट मास नंबर है। आइसोबार है, डिफरेंट एलिमेंट है पर मास सेम है। आइसोटोन की बात करें, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर बट डिफरेंट सेम न्यूट्रॉन नंबर। आइसो वर्ड जब भी है ना तो यानी उसमें कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटीज है। आइसो हम बात करें सेम आइसोटोपिक नंबर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात करें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आइसोस्टेट की बात करें हैव ए सेम नंबर ऑफ ए एटम। याद रखिएगा, तो हमारे पास ऑप्शन आइसोटोन्स है यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। ये भी पता नहीं कई बार अलग अलग तरीके से इसके न्यूट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, ये करो, ऐसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से इसके बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान भी रखना है कि क्या इसके अंदर आता है, राइट। आई होप कि आपको क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट चैप्टर को कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बाकी किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, डेफिनेटली आपको फुल इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।